हम आगे बढ़ेंगे और अब जुड़ते हैं हमारे अगले मेहमानों से, जो कि न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे बल्कि आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपने पीएफ के पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले मेहमानों से और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा, वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत उस्तेगी। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। शुरुआत पिछले हफ्ते जो अहम खबर आई थी उसी से मैं करूंगी, जहां पर ईपीएफ की जो दरें हैं वो 40 साल में सबसे कम लगभग 8.1% जो है वो कर दी गई हैं। वैसे तो ये बहुत पहले हो गया था, लेकिन एक सरकार का औपचारिक ऐलान और लागू करने की तारीख का सभी को इंतजार था और वो ऐलान आ गया। अब हम देख रहे हैं लगातार जो दरें हैं उनमें कमी की जा रही है और बहुत सारे लोग अब इस बात से लेकर चिंतित हैं कि पीपीएफ की बात करें, छोटी बचत योजनाओं की बात करें, सब जगह हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें जो हैं वो कम हो रही हैं। लेकिन एक विकल्प, हेमंत जी समझाइएगा, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, क्या ये आपके लिए अभी भी एक बेहतरीन विकल्प है, जहां पर अगर मैं इसकी तुलना पीपीएफ से करना चाहूं तो आपको बेहतर ब्याज दर मिल रही है और साथ ही टैक्स एफिशिएंट निवेश जो कि हम हमेशा चाहते हैं कि रिटायरमेंट के कॉर्पस को लेकर हो, वो आपको मिल रहा है? ठीक है। अभी जो आपने कहा कि जो ईपीएफ का जो रेट है बेसिकली वो 8.10 है, जो कह सकते हैं कि पिछले 40 साल में सबसे कम है। सो जाहिर सी बात है कि सारे वो निवेशक इन्वेस्टर्स जो काफी हद तक डिपेंड करते हैं अपने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के कॉर्पस पे अपने रिटायरमेंट के लिए, या उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वहां से आता है, वो चिंतित है क्योंकि रिटर्न जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। तो बट आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी है कि अगर हम उसको कंपेयर करें बाकी ऑप्शन से, चाहे वो पीपीएफ हो, चाहे वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो या फिक्स डिपॉजिट हो, उनसे अभी भी जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी भी बेहतर है। और जैसा आपने कहा कि हम वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें, तो जैसा हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप काम करते हैं और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की आपको अगर फैसिलिटी है, तो आप अपनी जो बेसिक और डीए है उसका 12% आप कंट्रीब्यूट करते हैं और उतना ही आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूट अगर करना चाहें, इनफैक्ट वो 100% अपनी बेसिक और डीए तक आप वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये काफ़ी समय से एक पॉपुलर ऑप्शन रही है, स्पेशली उन सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए जो काफ़ी सेफ्टी की तरफ ध्यान देते हैं और कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना चाहते थे, क्योंकि उसमें एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा था और सेफ्टी है, वो आज भी है। तो अगर मैं आज के डेट में बात करूं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8.10 पे आ गया, क्लियरली पहले से कम है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो अभी भी बाकी जो ऑप्शंस हैं, स्पेशली जहां पे गारंटीड रिटर्न मिलते हैं या जो कंजर्वेटिव ऑप्शंस हैं, उनसे अभी भी जो रिटर्न है वो बेटर मिल रही है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं कि आप चाहते हैं कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहे, या ये पूरा का पूरा कॉर्पस वहां से नहीं आ रहा, कुछ हिस्सा अगर यहां से आ रहा है और आप चाहते हैं कि उसमें आगे बने रहें, तो डेफिनेटली मुझे लगता है अभी भी वो ऑप्शन एक बेहतर ऑप्शन है, स्पेशली अगर हम उसको पीपीएफ से मुकाबला करें, क्योंकि वहां पे आपको 7.1 मिल रहा है, यहाँ पे आपको 8.1 मिल रहा है, तो क्लियरली उससे ये बेहतर ऑप्शन। और दूसरी बात ये है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप सिर्फ 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप एटीसी का बेनिफिट भी ले सकते हो, प्रोवाइडेड आप बाकी और ऑप्शंस में आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है एक वो है। दूसरी बात, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री है, लेकिन उसके लिए आपको पैसा जो है 5 साल तक रखना होगा। उससे पहले अगर आप पैसा निकालेंगे तब आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक टैक्स एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, और जैसा मैंने कहा, अगर स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो बहुत ही कंजर्वेटिवली इस पोर्शन को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये मुझे लगता है अभी भी जो बाकी ऑप्शंस हैं उससे बेहतर ऑप्शन है। हर्ष, वीपीएफ को हम लागू कैसे करें? जैसे तो पीपीएफ तो हम जानते ही हैं कि आपके एम्प्लॉयर जो है वो ऑटोमेटिकली कट करते हैं उनका कंट्रीब्यूशन, आपका कंट्रीब्यूशन। वीपीएफ को लेके वो कौन कौन सी औपचारिकताएं हैं जो हमें अपने एम्प्लॉयर के साथ करनी होंगी? बहुत ही सिंपल है एक्चुअली कविता, कि इतना मुश्किल नहीं है। आपका ईपीएफ जो अकाउंट है उसमें जो आपका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो आपके पास एक जो आपकी सैलरी में से कट के जो आपका 12% जा रहा है, वो आपका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर नहीं किया, उतना ही मैचिंग आपका कंट्रीब्यूशन चला गया। अब आप ये कहते हैं कि मुझे ये 8.1% इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है, टैक्स फ्री इनकम है, और आज की तारीख में आपने शुरुआत में कहा था कि 40 साल का सबसे लोएस्ट रेट है। जी हाँ, 40 साल में सबसे लोएस्ट है, लेकिन आज की तारीख में भी अगर आपके पास और कोई ऐसा विकल्प है जहां पे आपको 8.1% टैक्स फ्री इनकम मिलती हो,
तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी कंप्लेन करने वाली बात है। यस, अभी आप जो वीपीएफ की बात करें, जो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड की बात करें, कि आप कहते हैं कि जितना मेरा डिडक्शन है उससे ज्यादा मुझे कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि आई लाइक द स्कीम। ये एक गारंटीड रिटर्न स्कीम है, लॉन्ग टर्म की है, मुझे टैक्स फ्री इनकम मिल रहा है, एंड आई हैव नो अदर ऑप्शन। तो अगर आपका एक डेट एलोकेशन है जो आप डेट फंड में लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है जिसमें आप पैसे लगा सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉय से कहते हैं कि मुझे एडिशनल डिडक्शन करना है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। सिर्फ एक ध्यान रखिए कि इसमें जो लिमिट है टैक्स फ्री इनकम की, वो 2.5 लाख रुपए तक की साल की कर दी गई है। सो आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो 2.5 लाख के ऊपर अगर चला जाता है तो वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो आपने किया उस पे जो आपको ब्याज कमाते हो आप, वो टैक्सेबल है। सो टैक्स फ्री इनकम जितनी है वो 2.5 लाख तक की कंट्रीब्यूशन की है, एंड एनीथिंग अबव दैट जो भी आप उस पे कमाएंगे वो टैक्सेबल होगा। सो जो फॉर्मेलिटीज की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यू हैव टू गो एंड टेल योर एम्प्लॉयर ओनली कि मुझे एडिशनल डिडक्शन करना है, और वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगा। एडिशनली आपको जो भी आपके एम्प्लॉयर की तरफ से कोई अगर फॉर्म्स भरने हैं, एप्लीकेशन भरने हैं, बस उतना ही करना है। उसके ऊपर जाके आपको अलग से और कुछ नहीं करना है। सो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आप अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या एचआर या जो पे डिपार्टमेंट है आपका, उन्हीं से कहना है जो डिडक्ट करते हैं कि मुझे एडिशनल कंट्रीब्यूशन करना है। सिर्फ जैसे मैंने कहा कि ध्यान रखिए, अगर 2.5 लाख के ऊपर आपका कंट्रीब्यूशन सालाना जाता है तो जो भी एडिशनल इनकम आपकी आएगी, मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए जमा किए साल में, 2.5 लाख तक का ब्याज जो आएगा आप पे, जो 2.5 लाख रुपए तक का ब्याज है, 8.1% का जो आपको रिटर्न मिलता है वो टैक्स फ्री होगा। 50,000 पे जो आपको इंटरेस्ट कमाई होगी 8.1% की, उस पे आपको टैक्स लगेगा। सो दैट इज द ओनली डिस्टिंक्शन। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होने वाला है वो आई एम श्योर एजेंसीज वर्क कर रही हैं, क्योंकि इसका क्या 2 अलग आपका अकाउंट खुलेगा जिसमें 50,000 अलग दिखाया जाएगा, 2.5 लाख अलग दिखाया जाएगा, उसकी क्लैरिटी अभी तक नहीं है, लेकिन इट इज इन द वर्क और उसका रूल्स ये है। अब कैसे इंप्लीमेंट होगा वो आपको इन ड्यू कोर्स पता चल जाएगा। तो हेमंत जी, वीपीएफ के लिए कंट्रीब्यूशन हम क्या खुद डिसाइड कर सकते हैं, या ये इसके ऊपर भी एक कैपिंग है कि जितना हम चाहें हम उतना कंट्रीब्यूट कर लें? आपकी जो बेसिक और डी है उसका 100% तक आप कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। जैसा आश ने बताया, क्लियरली आपको ये देखना पड़ेगा कि कितनी रिटर्न जो है वो आपकी वो टैक्स एफिशिएंट बनती है, क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर जो भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे, चाहे आप वीपीएफ ले या न ले, अगर आपका ईपीएफ भी अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.5 लाख के ऊपर है, यानी अगर आप हाई इनकम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर टैक्स देना, तो आप ही डिसाइड कर पाएंगे। पर जैसा मैंने कहा, लिमिट है कि 100% तक आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेसिक और डीए का। एक ये 2.5 लाख की जो लिमिट है हर्ष, ये पीएफ और वीपीएफ दोनों को मिलाकर लिमिट है कि दोनों के लिए अलग अलग है? तो आपका पीएफ है और वीपीएफ जब वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों मिला के 2.5 लाख का लिमिट है। तो अगर आपका मान लीजिए बेसिक प्लस डीए का 12% 2.5 लाख बन जाता है, तो आप उसके ऊपर अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस पर आपको टैक्सेबल होगा। मतलब विच मीन्स आपका 20,000 रुपए मान लीजिए आपका डिडक्शन के रूप में, मैंडेटरी डिडक्शन के रूप में जा चुका है। अब आप कहते हैं मुझे 10,000 रुपए और डालने हैं, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ इतना है कि वो 2.5 लाख की लिमिट आपकी पीएफ के रूप में ही जो आपका मैंडेटरी डिडक्शन है उसमें आपका 2.5 लाख की लिमिट पूरी हो चुकी है। तो 10,000 रुपए जो आप एडिशनली वीपीएफ जो वॉलंटरी के रूप में डाल रहे हैं, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल उस हिसाब से हो जाएगा। तो आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन जो 2.5 लाख की लिमिट है वो क्लब्ड है, वीपीएफ और पीएफ दोनों मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब पीएफ कंट्रीब्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है, तो हेमंत जी, आपके पीएफ कंट्रीब्यूशन का लगभग 1/4 हिस्सा अब शेयर बाजार में भी लगने वाला है। 15 से बढ़ाकर इसको फेजेस में 25 करने की बात सामने आ रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्याज दरों में कमी आ रही है, तो मोदी सरकार का ये कहना है कि अगर आप इक्विटी बाजार से रिटायरमेंट के लिए अगर पैसे कमा सके तो उसका विकल्प भी यहाँ पर मौजूद है या होना चाहिए। फेजेस में किस तरह से आपके एक्सपोजर को इक्विटी बाजार में लगाया जाएगा? रिटायरमेंट का पैसा है, ट्रेडिशनली हम इस मानसिकता के हैं कि हम रिटायरमेंट के पैसे के साथ ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये जो कवायद है ये कितनी काम की लग रही है, और कैसे फेजेस में इसको बढ़ाया जाएगा, इस निवेश को बढ़ाया जाएगा? कविता, मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, अभी जो इंक्रीमेंटल जो डिपॉजिट आता है उनके पास, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑफ ईपीएफ के पास, उसका 15% जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। और अभी ईपीएफ इसके ऊपर डिस्कस कर रही है कि इसको बढ़ा के 25% किया जाए। जहां तक एक्सेप्टेबिलिटी का सवाल है, आई थिंक उसको
समय हो गया है अभी 15% में इन्वेस्ट करते हैं। और ये मैं बता दूं, तकरीबन अगर हम 31 मार्च 2021 की अगर हम बात करें तो ईपीएफओ का जो रिटर्न था इक्विटी पोर्शन के ऊपर रफली अराउंड 15% था, 14.67 के करीब उनका रिटर्न था। तो जाहिर सी बात है एक अच्छा स्टेप है, मुझे लगता है। ये बात सही है, कहीं ना कहीं हमें कंसर्न रहता है कि हमारा कुछ पैसा जो है इक्विटी में जा रहा है, लेकिन हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो बहुत ही फेवरेट ऑप्शन हुआ करती थी वहां पे कम हो रहे हैं, हालांकि अभी भी काफी ज्यादा है जहां से होना चाहिए था उसके मुकाबले में, बट फिर भी ये एक्सेप्टेबिलिटी आई थिंक धीरे धीरे आ रही है। 15% तो ऑलरेडी इंक्रीमेंटल का जा रहा है और अब से 25% करने का दो ही मकसद है, एक तो बेहतर रिटर्न दिया जाए और दूसरा कहीं ना कहीं ईपीएफओ के पास गैप रहता है, क्योंकि जिस तरह की रिटर्न वो कमा सकते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स और जिस तरह की रिटर्न वो देते हैं, तो दोनों के बीच में जो गैप है वो कहीं ना कहीं आपको वो स्टॉक मार्केट से कवर करना होगा। तो इसको दो फेजेस में किया जाएगा। इसको बेसिकली पहले 15 से 20% बढ़ाएंगे और फिर 20 से उसको 25% बढ़ाएंगे। और क्योंकि लॉन्ग टर्म का पैसा है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में, तो जैसा हम जानते हैं ये प्रूवन फैक्ट है कि वॉलेटिलिटी का डर जरूर है, लेकिन अगर आप किसी भी लॉन्ग ड्यूरेशन के अगर आप कंपैरिजन करें इसकी रिटर्न को, तो हमने देखा कि इक्विटी की रिटर्न किसी भी एसेट क्लास से काफी ज्यादा और हेल्दी रिटर्न रहती है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आई थिंक वो जो डर है वो निकल रहा है और कहीं ना कहीं जो सब्सक्राइबर है उनको भी ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह का सिनेरियो इमर्ज हो रहा है या जिस तरह का सिनेरियो अभी है उसमें अगर उन्हें अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए, स्पेशली उनके लिए जो काफी हद तक इस जो कॉर्पस के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ के लिए, तो आई थिंक ये मुझे लगता है एक अच्छा स्टेप है। बट जैसा मैंने कहा, वॉलेटिलिटी का डर है क्योंकि आप रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हो और आपका पैसा रेगुलरली जो है मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। तो आई थिंक जो हम हमेशा कहते हैं कि जो एवरेजिंग का जो फायदा होता है वो होता है और वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट काफी हद तक कम होता है। हर्ष, समझाएं ये पैसे लगते कैसे हैं? किस तरह से 15% हो या 25% में हो, हमारा जो पीएफ है वो कैसे बाजार में लगता है, कैसे हमको उस पर ब्याज मिलता है, ये गणित जरा समझाइएगा। तो देखिए, आपका ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक सेंट्रल पूल में जाता है और ये जो कलेक्शन है ईपीएफओ का वो करीबन सालाना 1.5 लाख करोड़ तक का है। सो इट्स ए ह्यूज कॉर्पस जो इकट्ठा होता है। अब जो भी इंक्रीमेंटल आ रहा है, सो एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑलरेडी ईपीएफओ के पास है, वो तो जहां इन्वेस्ट हो रहा है वहीं हो रहा है। जो इंक्रीमेंटल, जो मतलब हर साल का जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आता है, अभी लिमिट है 15% की मैक्सिमम। ये नहीं है कि 15% तक करना है, 5 to 15% है तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन अप टू 15% ऑफ द इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट। सो 1.5 लाख करोड़ आ रहा है, उसका 15% पे मार्केट में जा सकता है। अब ये बढ़ा के फेज्ड मैनर में 20% करने की बात है। सो विच मीन्स अभी मार्केट में धीरे धीरे पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करना बढ़ाएंगे, आगे जाके 25% हो जाएगा। अभी इन्वेस्ट करते किधर है? सो ये इंडेक्स फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, जो सेंसेक्स निफ्टी है उसी में करते हैं। ईटीएफ खरीदते हैं जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, वो भी जो इशूड बाय, तो ये इंडेक्स फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, जो सेंसेक्स निफ्टी है उसी में करते हैं। ईटीएफ खरीदते हैं जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, वो भी जो इशूड बाय एसबीआई एंड यूटीआई। तो सिर्फ एसबीआई म्यूचुअल फंड की और यूटीआई म्यूचुअल फंड की ईटीएफ जो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हीं में पैसे लग रहे हैं। तो पैटर्न एकदम सिंपल है, कहते हुए कि हम लार्ज कैप्स में कर रहे हैं, पैसिव फंड्स में कर रहे हैं, तो मॉनिटरिंग, फंड मैनेजर बायसेस, ये सब का कोई उन्हें फॉलो अप करने की वजह या ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। जो फंड का, जैसे मैंने कहा कि पूरा कॉर्पस है और उसमें से ये इक्विटी एलोकेशन है, लेकिन जो उनका इन्वेस्टमेंट लेआउट है वो ये है कि आप करीबन 45 से 50% जो है वो पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। वो डिफरेंट डेटेड पेपर्स होते हैं, लॉन्ग पेपर्स जनरली लेंगे क्योंकि उनकी लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म की ज्यादा रहती है। हाईली रेटेड पब्लिक सेक्टर पीएसयू बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो करीबन 35 to 45% के आसपास का उनका रेंज है। इक्विटी में 5 to 15% है। करीबन 5% वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स में लगाते हैं लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए। सो एज ए कंट्रीब्यूटर, आप एक एम्प्लॉई हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपके यहाँ से डिडक्ट हो जाता है, वो पैसे जमा होता है सेंट्रल पूल में और वो जो ट्रस्टीज हैं वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट होंगे और फिर उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है। अनलाइक एनपीएस जो आपने पूछा, वो लागू होता है एनपीएस में कि एक जो कंट्रीब्यूटर, जो एम्प्लॉय है, वो खुद उसमें फंड स्कीम के सिलेक्शन करेगा, उसमें और भी सारी चीजें करने की जरूरत होती है। ईपीएफ में ये सब करने की जरूरत नहीं, आप कंट्रीब्यूट करते हैं और एंड ईपीएफओ टेक्स केयर ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
चलिए, एक और आखिरी मुद्दा जिस पर हमें बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑनलाइन हम देख रहे हैं कि लोग आजकल म्यूचुअल फंड के जरिए बहुत निवेश कर रहे हैं, रिडम्पशंस हो रहे हैं, लोग अपनी एसटीपी एसडब्ल्यूपी की सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए प्रेफर कर रहे हैं। तो अब इसमें थोड़ी सी सतर्कता और प्राइवेसी और सेफ्टी सिक्योरिटी के नजरिए से एक बदलाव किया गया है। हेमंत जी, आप ऑनलाइन अगर म्यूचुअल फंड्स का कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, जिसमें मुख्य तौर पे कोई रिडेम्पशन हो, स्विच करना हो, आपको कोई फंड एसडब्ल्यूपी या एसटीपी की सुविधा आपको शुरू करनी हो या बंद करनी हो, तो इसके लिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगेगा। आई थिंक मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्पेशली जैसे हम जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ रिस्क रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक इरादा यही है सेबी का कि कितना सेफ इसको इन्वेस्टर्स के लिए बनाया जाए, और जो सही नंबर या आपके सही ईमेल आईडी है वो वही आपके अकाउंट से रिलेटेड हो, ताकि आपको सुविधा हो और साथ में आई थिंक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, आपका एक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, एक आपका ईमेल के ऊपर जाएगा, और दो स्टेज पे होगा वो। एक तो जब आप लॉग इन करते हैं और जब ट्रांजैक्शन करते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टर्स को लेटर लिखे हैं कि आपके हमारे रिकॉर्ड में हमने ये नंबर देखा है, आपका ईमेल है, आप उसको कंफर्म कीजिए। अगर एक से ज्यादा अगर मोबाइल नंबर है तो उन्होंने कहा है कि आप चूज कीजिए कि कौन सा मोबाइल नंबर आप करना चाहेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वही उस समय पे कोई कंफ्यूजन हो जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि किस नंबर पे वो जा रहा है। और जिस नंबर पे ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है वो नंबर जो है वो सेबी ने आरएनटी एजेंट्स को कहा है कि वो आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए। तो आई थिंक हर निवेशक जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहता है, जिस तरह की ट्रांजैक्शन आपने बात की, चाहे वो एसटीपी हो, चाहे एसडब्ल्यूपी हो, चाहे रिडम्पशन हो, आई थिंक थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। इस तरह की कम्युनिकेशन है, तो अगर आपने अपडेट नहीं किया अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो उसको जल्दी से जल्दी कर दीजिए, नहीं तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छा स्टेप है और उनकी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसको काफी हद तक सेफ बनाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर्ष, आप जो बुनियादी डिटेल्स हैं, जैसे कि अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उसको आप अपडेटेड रखें, अपने फंड हाउस के साथ आप इसे अपडेटेड रखें। मेरे ख्याल से ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर निवेशक करना भूल जाते हैं या उनसे मिस हो जाती है। इनफैक्ट आज की तारीख में आपको सभी जगह, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में नहीं, मैं आपसे कहूंगा कि आपके बैंक अकाउंट्स में, आपके आधार कार्ड पे भी बहुत सारी केसेस हमने ऐसे देखे हैं जो पुराने आधार कार्ड पे कोई अलग नंबर दिया हुआ है जो अभी अपडेटेड नहीं है, ओटीपी बेस हो रहा है सारा काम। तो आपके अगर ओटीपी आएगा ही नहीं तो सारा काम अटकने वाला है। तो सिर्फ निवेशकों को म्यूचुअल फंड में नहीं, मैं कहूंगा कि आपके बैंक रिकॉर्ड्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, आप सब जगह अपना केवाईसी अपडेट कर दें। इंडिविजुअली करते हैं तो एक बात है, नहीं तो सी केवाईसी अपडेट करें, जहां पे आपका करंट एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज, ये बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि गोइंग फर्दर अभी आप देख रहे हैं कि हर चीज ओटीपी पे डिपेंडेंट है। ओटीपी आता कहाँ पे? आपके मोबाइल पे आएगा या तो आपकी ईमेल पे आएगा। अगर ये गलत दिया गया है तो आप कहीं ना कहीं आगे जाके आपके सारे ट्रांजैक्शन अटक जाएंगे। तो एक एक्सरसाइज लें, जैसे हमने एक बार पहले कहते थे कि नॉमिनेशन अपडेट करिए, एक रेगुलर इंटरवल्स पे 6-6 महीने से देखिए अपडेटेड है कि नहीं। उसी तरह आपका केवाईसी जो इसमें एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आप अगर आपके फंड हाउसेस में इंडिविजुअली जाके करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए, सी केवाईसी में अपडेट करिए, वो आपके सारे फंड्स में ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आगे जाके आपका ट्रांजैक्शन रुकने वाले हैं। तो यस, ये अपडेट करना बहुत जरूरी है और वही नंबर दें जो आप कंटिन्यूसली एक्सेस करते हैं। कई बार ये दिक्कतें होती हैं कि 2-2 फोन रखते हैं, तो आप ऐसा कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं जो आप कम यूज करते हैं, वो नंबर दे देते हैं, तो फिर आपका ओटीपी कभी आ जाके अटक जाएगा। एनआरआईज पर्टिकुलरली मैं कहूंगा कि उन्हें ईमेल आईडी अपडेट करना बहुत जरूरी है। आप इंडियन नंबर देते हैं तो जब आप बाहर जाएंगे, आपको अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग नहीं ले रखे तो आपको ओटीपी नहीं आएगा उस पर। तो ईमेल आईडी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओटीपी आप उसी बेसिस पे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये छोटी मोटी बातें जरूर लगती है, लेकिन आप अपने ट्रांजैक्शन अटकाना नहीं चाहते तो ये अपडेट करना एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ी अहम खबर जो हमने आपको बताई है, इसी नोट पे हम रुकेंगे अब छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और देंगे उनके सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले वो नंबर जहां पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का, ये एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप हमें अपने सवाल लिखित रूप में भेज सकते हैं। चाहे तो सवाल का वीडियो रिकॉर्ड करके वो वीडियो इस नंबर पर आप अपलोड कर सकते हैं। 9619873567 व्हाट्सएप नंबर जहां पर आप अपना सवाल भेजेंगे और हम कराएंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। मिलती हूँ आपसे छोटे ब्रेक के बाद।
बैक। आप देख रहे हैं 80 मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब वक्त आ गया है दर्शकों के सवालों के जवाब देने का। और इस बीच हमारे साथ हमारे दर्शक कृष्णा सिंह जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, कहां से बोल रहे हैं? हाँ मैम नमस्कार, मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ। बताइए, आपने 6 महीने पहले ये पोर्टफोलियो बनाया था? जी मैम, 6 महीने पहले, और मेरा टारगेट है 30 से 40 लाख का, लगभग 7 साल के अंदर। क्या तो करना है आपको इन पैसों के साथ? मैम मुझे अमाउंट चाहिए, जैसे कुछ भी मेरा टारगेट है 30 to 40 लाख का। ओके। आपने 3 स्मॉल कैप फंड्स क्यों डाले हैं पोर्टफोलियो में? जैसे ज्यादा बताते हैं कि हाई गेन के लिए ना मैम। तो हाई गेन के साथ हाई रिस्क भी आता है, पता है आपको? जी मैम, रिस्क भी है। तो मैं इसी के लिए मैम मैंने किया था कि पोर्टफोलियो मेरा मतलब ये सारे म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं पोर्टफोलियो में, इनमें से कुछ खुद बनाया पोर्टफोलियो? हाँ जी मैम, मैंने खुद ही बनाया था, सेलेक्ट किया था। चलिए, तो आप ज्यादा जोखिम ले सकते हैं क्या? मतलब आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, ऐसा कह सकते हैं? हाई रिस्क ले सकता हूँ मैडम, अगर गेन है मतलब तो पोर्टफोलियो का कितना घाटा आपको मंजूर होगा? अगर आपका पोर्टफोलियो 10% गिर गया, 20%, 50%, कितना आप सह पाओगे, ये बताओ। ज्यादा तो नहीं होना चाहिए मैम, जो मतलब ज्यादा लॉस तो नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब ज्यादा लॉस कितना है आपके लिए, ज्यादा मुनाफा कितना है आपके लिए, ये बहुत ही कस्टमाइज चीजें होती हैं। इसके लिए डिटेल फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। लेकिन बहरहाल जो डिटेल्स आपने हमें दी हैं उसके मुताबिक हर्ष बताएं क्या सलाह होगी इनके लिए? वेल कविता, आपने सही पहचाना कि पोर्टफोलियो का जो पूरा एलोकेशन है उसमें से 50% करीबन स्मॉल कैप्स में। और कृष्णा जी कह रहे हैं कि वो ये कॉन्शियसली डिसीजन लेके स्मॉल कैप्स में लिए हैं, क्योंकि राइटली कृष्णा जी आप सही कह रहे हैं कि स्मॉल कैप्स में एक पोटेंशियल होता है कि आपको ज्यादा बेटर रिटर्न देंगे इन कंपैरिजन टू मिड कैप एंड लार्ज कैप। लेकिन कोई भी अगर सेगमेंट है जिसमें आपको ऐसे लगता है कि मुझे ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है, तो ये भी मानना होगा कि उसमें उतना रिस्क भी ज्यादा है। तो अगर जितना वो बढ़ने की क्षमता रखता है उतनी ही तेजी से नीचे गिरने की भी उसमें पोटेंशियल होती है, मतलब उसमें रिस्क होता है। तो आपको ये मान के चलना है कि दोनों साइड आप पैसे लेके चल रहे हैं। ये नहीं कि बढ़ सकता है लेकिन घटने के टाइम रिस्ट्रिक्टेड होगा, वैसा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपका टारगेट बहुत एग्रेसिव है, मैं समझ सकता हूँ कि क्यों आपने एग्रेसिव स्कीम या एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया है। क्योंकि अगर आप 7 साल में 30 या 40 लाख रुपया चाहते हैं तो उसमें आप लार्ज कैप से नहीं बन सकता। ये स्मॉल कैप में भी अगर मैं कैलकुलेशन करूं, जो आपका सवाल भी है कि भाई क्या 30 लाख 40 लाख बन जाएगा 7 साल में, सो वेल अगर मैं सिंपल कैलकुलेशन करूं कि आपको अगर 30 लाख रुपए इकट्ठा करने 7 साल में, तो आपको एवरेज एनुअल रिटर्न आपको 30% का चाहिए। ये 30% का रिटर्न आपको एनुअलाइज फॉर कंटिन्यूसली 7 ईयर्स नहीं मिल सकता। सो बहुत क्लियरली है कि जितना बन सकता ठीक है, आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसका जो कॉर्पस बने उसके लिए आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, आप कॉन्शियसली डिसीजन ले रहे हैं, बेफिक्र होकर आप कंटिन्यू करते रहे। अगर आपको ऐसे लगता है कि स्मॉल कैप से ज्यादा एलोकेशन है और आप थोड़ा उसे मॉडरेट करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन आपके पास है कि आप एक मल्टी कैप फंड ले लें। तो उसमें लार्ज, मिड एंड स्मॉल सबका एक्सपोजर होगा, लेकिन ऑब्वियसली इतना एग्रेसिव नहीं होगा जितना आप प्योर लार्ज स्मॉल कैप से बनाना चाहेंगे। तो अगर आप कंसोलिडेट करना चाहें तो मैं आपको एक निपॉन इंडिया मल्टी कैप का ऑप्शन देता हूं, जिसमें तीनों स्मॉल कैप्स को आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको एक ही स्कीम में कर दीजिए। निपॉन कैप का फोलियो ऑलरेडी है क्योंकि आप उसके स्मॉल कैप में ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपका टारगेट एग्रेसिव है, अगर आप कॉन्शियसली स्मॉल कैप में रहना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है आपका वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सिर्फ ध्यान रखिए कि एग्रेसिव है, 7 साल में अगर अच्छा रिटर्न मिला तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो थोड़ा वोलेटाइल रहेगा और नीचे भी हो सकता है। सो 7 साल का टाइम होराइजन इज डिसेंट इनफ एंड आई कैन विश यू बेस्ट ऑफ लक कि जितना इकट्ठा हो उतना ठीक है। 30-40 लाख रुपया तो मुझे नहीं लगता कि आपको उम्मीद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ हैं और इनका नाम है कृष्णा धतीज। कृष्णा धतीज जी नमस्कार, कैसे हैं? यस मैम, नमस्ते मैम, ठीक हूँ मैम। सर मुझे बताइए, आप 20 फंड्स का पोर्टफोलियो संभालते कैसे हैं? यस मैम। आपके पास कोई आर्थिक सलाहकार है जो आपके पोर्टफोलियो को मेंटेन करता है? आप नहीं मैम, मैंने खुद ही बनाया मैम, थोड़ा देख के चेक करके बनाया हूँ मैं खुद ही, इसलिए मैम आपसे सलाह चाहिए। चलिए, आपने कब बनाया ये पोर्टफोलियो? मैम और 3 महीना पहले बनाया था, तीन
तो ये सारे फंड्स केवल 3 महीने पुराने हैं? नहीं, अभी 3 महीने से मैं इन्वेस्टमेंट करना चालू किया हूँ मैम। अच्छा, हाँ। तो आपने जो पहले पोर्टफोलियो में 9 फंड है उसमें 24,000 और दूसरे पोर्टफोलियो में 11 फंड है उसमें 29,000 की आपकी SIP चल रही है ना? हाँ, यस मैम। 3 करोड़ आपको चाहिए 15 साल के बाद। ये रिटायरमेंट का टारगेट है? यस मैम, रिटायरमेंट और शादी करना है बच्चों का। तो वो सारे गोल 15 साल में होंगे? हाँ यस मैम, 15 साल में होंगे। और सबके लिए 3 करोड़ काफी हैं? हाँ, 3 करोड़ काफी है मैम। आपकी उम्र अभी क्या है? मेरी 38 है मैम। अच्छा, चलिए, आप बाजार को लेके, निवेश को लेके, फंड्स को लेके कहीं कुछ पढ़ते हैं आपने? कुछ फॉलो किया है? समझते कैसे हैं आप बाजार को? नहीं मैम, ज्यादा तो नहीं है। अभी मैं एक्चुअल में 1 साल से 1.5 साल से इसमें अभी थोड़ा पढ़ना चालू किया हूँ। ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है। चलिए, तो आपसे निवेदन होगा कि थोड़ा सा पढ़िएगा, कुछ नहीं तो हमारा शो ही रोजाना देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, कैसे ट्रैक करना चाहिए, क्या बदलाव कब करने चाहिए। बहरहाल हेमंत जी आपको बताएंगे कि इन 20 फंड्स का अब क्या करना चाहिए। हेमंत जी, 20 फंड्स और यहाँ पर इन्होंने अभी हाल ही में ये पोर्टफोलियो बनाया है। कई बार हम देखते हैं कि निवेशक टॉप परफॉर्मिंग फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, उनको उम्मीद होती है कि रिटर्न हो, बाजार ऊपर जाएगा तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उस चक्कर में 20 फंड्स मैनेज करना मुश्किल है, आपके निवेश की डुप्लीकेशन हो रही है, आपको मुनाफा नहीं हो रहा है कहीं पर। कविता बिल्कुल ठीक है। आई थिंक इंपॉर्टेंट है हर इन्वेस्टर के लिए समझने के लिए कि म्यूचुअल फंड जो है खुद से एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। उसमें बहुत ज्यादा फंड आप रखेंगे तो बेसिकली क्या होगा, एक तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है, दूसरी बात उसमें जो नॉन परफॉर्मिंग फंड जो आके बैठ जाते हैं पोर्टफोलियो में, कहीं ना कहीं वो आपकी पोर्टफोलियो रिटर्न को नुकसान पहुंचाते हैं। आई थिंक इन्होंने 2 जगह पे पोर्टफोलियो दिया है, एक 24,000 की SIP, एक 29,000 की SIP, तो कुल मिला के इनकी 53,000 की SIP चल रही है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 गोल्स के लिए इन्होंने अलग अलग पोर्टफोलियो बनाए हैं। उस हिसाब से देखें तो जाहिर सी बात है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, काफी सारे फंड हैं, फंड को कम करने की डेफिनेटली जरूरत है। यहाँ पे कंसोलिडेट कीजिए पोर्टफोलियो में, मे बी अगर दोनों गोल अलग अलग भी रखने हैं तो 4 या 5 फंड से ज्यादा मुझे लगता नहीं कि रखने की जरूरत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात क्या है कि डिफरेंट कैटेगरीज के फंड हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग ट्रैक रिकॉर्ड वाले म्यूचुअल फंड आपको मिल जाते हैं। तो उन कैटेगरीज में अगर आप एक एक फंड भी चुन लें अच्छे से, तो आपको जिस लेवल का डाइवर्सिफिकेशन चाहिए वो मिलेगा और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी है। तो अगर हम 24,000 की बात करें तो वहां पे जैसे मैंने कहा 4 या 5 फंड रखें, और उसमें बेसिकली अगर डिफरेंट कैटेगरीज की बात करें तो एक्सिस ग्रोथ जो एक लार्ज एंड मिड कैटेगरी का फंड है, कुछ पैसा इंटरनेशनली इन्वेस्ट होता है, शायद अभी नहीं हो रहा है लेकिन जब वो शुरुआत होगी तो वो भी आना शुरू होगा। उसमें एक लार्ज एंड मिड में ये कैटेगरी है। दूसरा है कोटक इमर्जिंग फंड जो एक मिड कैप फंड है, काफी अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड है। और कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप फंड, और SBI स्मॉल कैप, और एक HDFC इंडेक्स सेंसेक्स। तो आई थिंक ये 5 फंड इस पोर्टफोलियो के रखें। और दूसरा जो इनका पोर्टफोलियो 29,000 का, वहां पे भी मैं एग्जिस्टिंग फंड में से इनको बता रहा हूं ताकि जो कंसोलिडेशन करना इनको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। एक्सिस ब्लू चिप फंड, SBI मिड कैप फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड, और SBI फोकस रखें। अब उनके पास 2 फंड है SBI के, एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक SBI कॉन्ट्रा। उनकी जगह में अगर ये SBI फोकस रखें तो वो मुझे लगता है एक बेहतर ऑप्शन होगी। और एक फंड जैसे कैनरा इमर्जिंग मैंने पहले भी कहा, वो अपने पोर्टफोलियो में लें। और बाकी जो फंड्स हैं इसमें जैसे रिसेंटली लिस्टेड IPO फंड है या जो ग्रेटर चाइना फंड है, इस तरह के फंड आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो को आप थोड़ा कंसोलिडेट कीजिए, कम कीजिए। और इससे क्या होगा, आपको जिस तरह का आपको एलोकेशन डिफरेंट सेगमेंट में चाहिए वो यहाँ पे मिलेगा, मॉनिटरिंग करना भी आसान होगा। अब क्योंकि इन्होंने अपनी SIP अभी शुरू की है, तो अभी जो आपने सुझाव बताए हैं उसमें से शिफ्ट होने के लिए ये फंड से निकल जाना चाहिए मौजूदा सभी फंड्स में से, या थोड़ा सा ठहर के निकले? नहीं कविता, कोई मतलब नहीं है ठहरने का, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफिकेशन का है और उसमें आपको फंड्स कम करने की जरूरत है, और अभी 3 महीने पहले ही आपने शुरुआत की है, तो हो सकता है ऑब्वियसली आपको थोड़ा एग्जिट लोड लगेगा। बट मुझे लगता है क्योंकि आप 15 साल की बात कर रहे हो और बड़े इंपॉर्टेंट गोल्स हैं आपके, तो बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके जो भी आपको चेंजेस करने हैं पोर्टफोलियो में वो करें, ताकि आपके पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए लंबा समय मिले। राइट, चलिए, बदलाव कृष्णा दीजिए आपको लागू करने अपने पोर्टफोलियो में, और अपने निवेश को बढ़ाने की आपको कोशिश करनी होगी। आगे बढ़ेंगे और अब रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर।
हर्ष बताएं, आपका आज का गुरु मंत्र क्या होगा निवेश का? कविता, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे मैं बताऊंगा और रिस्क मिटिगेशन पे बताऊंगा। कोई भी चीज आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। सो डाइवर्सिफिकेशन एक ही तरीका है जिससे आप रिस्क को रिड्यूस या मिटिगेट कर सकते हैं। तो जब हम पोर्टफोलियो लेवल की डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो आप डिफरेंट एसेट क्लास में लगाते हैं। जैसे आपके पास जो पैसे जमा करने के लिए आप उसे एलोकेट करते हैं, इक्विटी, डेट, प्रेशियस मेटल्स, जो गोल्ड वगैरह होगा उसमें आप डिवाइड करते हैं पैसे को। जब आप पोर्टफोलियो लेवल पे आते हैं, जो आपका इंडिविजुअल एसेट के अंदर, मान लीजिए आपने इक्विटी में एलोकेट किया है 50%, अब वो 50% आप और फर्दर डाइवर्सिफाई करेंगे इक्विटी में डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे अलग अलग मार्केट सेगमेंट में करेंगे और एक सिर्फ स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे। सो डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो लेवल पे भी चाहिए और एसेट लेवल पे भी चाहिए। सो ये मेरा गुरु मंत्र है कि डाइवर्सिफिकेशन को इग्नोर ना करें, हर लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखें। ओवर डाइवर्सिफिकेशन ऑफकोर्स नहीं करना है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है रिस्क को मैनेज करने के लिए। हेमंत जी, आपका गुरु मंत्र? जी कविता, मैं कहूंगा कि अपने इन्वेस्टमेंट से आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आपकी पोर्टफोलियो की एसेट एलोकेशन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यानी अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहते हैं, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं रेगुलर कंट्रीब्यूशन से, तो आपकी एसेट एलोकेशन में वो दिखना चाहिए कि आपका जो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो इक्विटी में जाए। अगर वहां पे फिर आप ट्रेडिशनल ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट में करेंगे तो आपको जितना पैसा चाहिए और जितना आप एक्यूमुलेट करेंगे उसमें बहुत बड़ा गैप होगा। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म में अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको सेफ्टी ऑफ कैपिटल हो और एक टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिले, तो फिर आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन डेट में जाना चाहिए। तो जो भी आप अपने पोर्टफोलियो से अचीव करना चाहें वो आपके एसेट एलोकेशन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और दर्शकों की ओर रुख करते हैं। एक बार फिर से सनी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सनी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सनी? चंडीगढ़। सनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सवाल बताएं अपना। जी मैम, चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। आपने 13 साल में चाहिए 5 करोड़ रुपए और 18,000 रुपए की आप SIP कर रहे हैं ना? हाँ जी मैम, 18 एक्चुअली मेरी सिप्स चल रही थी अराउंड 34,000 के आसपास की। तो रिसेंटली मैंने कुछ अपनी सिप्स स्टॉप की हैं, वो मैंने फंड मेंशन कर दिए हैं आपको। और कुछ ऐसी सिप्स हैं जो मेरी रेगुलर चल रही हैं जो 18,000 की हैं। तो अभी आई कैन इन्वेस्ट 35,000 पर मंथ इजीली। तो मेरा पॉइंट ये है कि एक तो जो मेरा पोर्टफोलियो है उसको एक बार रिव्यू कर लें आप कि कुछ माइनस या ऐड करना है। एंड सेकेंडली जो मैंने सिर्फ स्टॉप किया है उसका जो फंड्स या जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है उसको मैंने रिडीम करके इन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट करना है या एज इट इज पड़े रहने देना है कि चलो बाय द टाइम जैसे ग्रो करेगा उसके साथ ये फंड्स वैसे ग्रो करेंगे। एंड सेकेंडली मैंने एक सिप रिसेंटली स्टार्ट किया एक्सिस मिड कैप फंड की, उसमें मेरे पास अराउंड 1.25 लाख लमसम लगा हुआ था। एक्सिस मिड कैप, ठीक है। हर्ष बताएं। वेल सनी, आपके जो पूरा पोर्टफोलियो है, जो आपने स्कीम्स बंद की हैं और जो शुरू की हैं, मुझे तो पूरा पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या आपका कारण होगा कि आपने जो एग्जिस्टिंग 3 साल से जो SIPs कर रहे थे वो सारी स्कीम्स अच्छी थी, उसमें आपको बंद करने के वैसे मुझे कुछ कारण लगा नहीं। जो आप फ्रेश SIP शुरू किए वो भी लगभग मोटा मोटी अच्छी हैं, उनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही, सिर्फ एक स्मॉल कैप में एलोकेशन थोड़ा ज्यादा लग रहा है। नेवरदलेस आपके लिए मैं एक लाइन ऑफ एक्शन बता दूं क्या करना चाहिए, क्योंकि 12 स्कीम्स हो गई, 13 स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन आप ये करिए, पहला स्टेप तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको कितना पैसा आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक फंड या फोकस फंड में आपको लगाना कितना है, एलोकेशन कितना करना है। फिर उसके बाद ये टोटल जो 12 स्कीम्स हैं आपके पास, इनमें से ही 6 से 7 स्कीम ले लीजिए कि हर एक सेगमेंट की आपके पास एक स्कीम होनी चाहिए, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। तो इनमें से टोटल में देखिए कि मुझे कौन सी रखनी है, कौन सा मेरा पर्पस पूरा करता है और कौन सा किस मार्केट सेगमेंट में मुझे एक्सपोजर दे रहा है। ये होने के बाद आप 6 से मैक्सिमम 7 स्कीम्स को डिसाइड करिए, उससे ज्यादा आपको रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जितनी भी स्कीम्स बचती है, मान लीजिए आपने 6 रखी 12 में से, बाकी के 6 को, जो आपका सवाल था कि पूरा रिडीम करिए, यस बाकी रखिए मत, क्योंकि इतना पोर्टफोलियो क्लटर करके फायदा नहीं है, उसे रिडीम कर लीजिए और उन्हीं 6 स्कीम्स में लगाइए जो आप कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पोर्टफोलियो कंसोलिडेट होकर 6 आपके पास स्कीम्स हो जाएंगी हर मार्केट सेगमेंट के लिए। और जो आपका फाइनल सवाल था कि क्या आप ये 35,000 रुपया इन्वेस्ट करने से आपको जो आपका टारगेट है पूरा हो जाएगा, तो हमने अगर कैलकुलेशन किया 13 ईयर्स में आपको चाहिए करीबन 5 करोड़ रुपए।
तो अभी आप जो 35,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये अगर 14% से हम अनुमान लगाते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न, एवरेज रिटर्न मिलेगा, तो आप करीबन 1.5 करोड़ रुपया एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस 35,000 रुपए से। अगर आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए 13 साल में, तो आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो करीबन 1,15,000 रुपए का होना होगा, तब जाके आपका ये कॉर्पस 5 करोड़ का इकट्ठा होगा। सो लाइन ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया। स्कीम्स आपकी 12 में से मैं अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा और आपको सजेशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आप एलोकेशन कितना रखना चाहते हैं, लार्ज, मिड, स्मॉल कैप, थीमेटिक, फोकस। एक बार वो डिसाइड करिए, तब हम स्कीम्स उसमें से पिकअप करेंगे आपकी 12 में से और फिर एलोकेशन करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास समय खत्म हो गया है, लेकिन सनी, अगर आप अभी सलाह नहीं समझ पाए हैं तो चैनल के यूट्यूब पे जाइएगा, शो देखिएगा और आपको सलाह समझ में आ जाएगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका, हर्ष आपका, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की, उनके आर्थिक लक्ष्यों के लिए उनको आगे बढ़ने की आपने सहायता की है। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन इस वादे के साथ कि आपके सवाल हम तक लगातार पहुँचते रहेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस अपना सवाल हमें भेज देना है। एक व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश करेंगे, 9619873567। इस नंबर पर हमें अपने सवाल आप भेजिए और हम आपके सवाल वीडियो के ज़रिए भी ले सकते हैं, शो पर दिखाएंगे और हमारे फाइनेंशियल प्लानर करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार।